नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हुए नीमका थाना से बड़ी खबर है। शहर में फायरिंग की वारदात सामने आई है। गावंडी रोड पर स्कॉर्पियो गाड़ी पर फायरिंग की गई। जीप में सवार होकर आए बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। गाड़ी पर गोलियां चलाई गई। फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ है। कोतवाली और डीएसटी टीम मौके पर पहुंच चुकी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। प्रॉपर्टी विवाद में बताया जा रहा है कि गाड़ी पर फायरिंग की गई और ताबड़तोड़ कई गोलियां चलाई गई हैं। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। मामले पर तफ्तीश जारी है। एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। तो प्रॉपर्टी को लेकर ये पूरा विवाद है, जिसे लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। फायरिंग से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। गावंडी रोड पर स्कॉर्पियो गाड़ी पर फायरिंग हुई। तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर अंधाधुंध फायरिंग किए गए हैं। स्कॉर्पियो गाड़ी की तस्वीर। प्रॉपर्टी को लेकर पूरा विवाद हुआ था। पिछले कई दिनों से इसे लेकर दोनों पक्ष में अनबन चल रही थी और आज इसी विवाद को लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई। कई गोलियां दागी गई स्कॉर्पियो गाड़ी पर, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी की जा सके। प्रॉपर्टी को लेकर पूरा विवाद था, जिसे लेकर फायरिंग की गई। अब बदमाश कौन थे, इसे लेकर तफ्तीश की जा रही। तो नीमका थाना से बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर शहर में फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं किस तरीके से कई गोलियां दागी गई हैं। 1 2 3 4 नहीं, ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी गई स्कॉर्पियो गाड़ी पर। कांच भी टूट गए हैं फायरिंग की वजह से, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और पुलिस पूरे मामले को लेकर सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। फिलहाल इसे लेकर अपडेट नहीं है कि जो गाड़ी के अंदर शख्स था वो ठीक है या नहीं, क्या उसे भी गोली लगी है। इसे लेकर अपडेट मिलते ही आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले पुलिस की ओर से मामले पर तफ्तीश की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। तो बड़ी खबर यह है कि फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ है। गाड़ी पर ही सारी गोलियां लगी हैं। ये बड़ी राहत की बात है कि जो लोग गाड़ी के अंदर थे वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। लेकिन बदमाशों की पड़ताल के लिए पुलिस की ओर से तफ्तीश शुरू कर दी गई है। आसपास जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनको मीना नामक व्यक्ति से के मार्फत कोई लैंड ली थी जो बाईपास पर है। उसमें जिला घोषणा के बाद में उसकी रेट बढ़ गई। इस बात को लेकर के कि इकरारनामा वापस कराया जाए या पैसे वापस दिए जाएं, इस बात को लेकर प्रदीप सैनी कुलदीप मीना से विवाद चल रहा था। इस विवाद के चलते जो है उसने इस पर आज फायरिंग की है। घटना की सूचना कुछ समय लेट पहुंची, इस कारण से मुलजिम अभी गिरफ्त से बाहर है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब आपको दिखाएंगे काशी में क्रूज पर पीएम मोदी की तस्वीर, जहां पर न्यूज 18 से उन्होंने खास बातचीत की। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। देशवासियों के लिए पल पल खपाया है। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने देशवासियों के लिए काम किया, लोगों के साथ 70 साल तक अन्याय होता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर करारा हमला किया। उन्होंने कहा कि मेरी डिक्शनरी में नहीं शब्द नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में हर चीज को पाने के लिए तपस्या की। काशी में पीएम मोदी से खास बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि मेरी डिक्शनरी में नर्वसनेस शब्द नहीं है। मैंने जीवन में तपस्या की है। देशवासियों के लिए पल पल खपाया है। लोगों के साथ 70 सालों तक कांग्रेस ने अन्याय किया। तो सबसे धमाकेदार इंटरव्यू पीएम मोदी का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। तो काशी में क्रूज पर पीएम मोदी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। चुनाव में विपक्ष को लेकर उन्होंने कहा कि नर्वसनेस शब्द उनकी डिक्शनरी में नहीं। उन्होंने अपने जीवन में हर चीज को पाने के लिए तपस्या की। और पीएम मोदी से जब सवाल पूछा गया कि विरोधी आपकी छवि को तानाशाह वाली बताते हैं, विपक्ष कहता है कि इनका परिवार नहीं तो परिवार का मतलब क्या समझेंगे, इस पर पीएम ने कहा कि विपक्ष परिवारवाद से बाहर कब निकलेगा। सुनिए। आप लबरेज हैं कॉन्फिडेंस से, मतलब आपको नर्वसनेस जरा भी नहीं है। पहली बात है शायद वो मेरी डिक्शनरी में शब्द नहीं है नर्वसनेस। दूसरा, मैंने जीवन तपस्या की है जी। मेरा पल पल मैंने खपाया है। देशवासियों के लिए खपाया है, अपने लिए नहीं खपाया है।
और मैंने इनके लिए इसलिए खपाया कि मुझे मालूम है कि बहुत ही डिजर्विंग लोग हैं। इनके साथ 70 साल तक अन्याय हुआ है और जब उनके आंसू कोई पहुंचता है, उनके टॉयलेट की कोई चिंता करता है, वो भूल नहीं सकता है। कोरोना का कठिन काल, चूल्हा बुझने नहीं दिया था, बच्चों को भूखा सोने नहीं दिया था। क्यों? एक सरकार थी जिसने कहा था अनाज के भंडार पड़े लेकिन हम दे नहीं सकते हैं। एक ये सरकार है जिसका संकल्प है किसी का घर का चूल्हा मैं बुझने नहीं दूंगा। तो महाविजय प्लान डिस्कस किया उन्होंने न्यूज 18 राजस्थान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे धमाकेदार इंटरव्यू, जिसमें एक एक करके क्या सवाल पूछे गए ये भी आपको बता रहे हैं और किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जवाब दिया ये भी आपको बता रहे हैं। कांग्रेस का कैंपेन फैमिली कैंपेन है, ये आरोप लगाए गए हैं पीएम मोदी की ओर से कांग्रेस पर, जहां कांग्रेस ने सवाल खड़े किए थे कि जिसका खुद का परिवार नहीं आखिर उसे परिवार का क्या मतलब पता है। इसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर करारा हमला किया और कहा कि कांग्रेस का कैंपेन फैमिली कैंपेन है। पीएम मोदी ने सवाल भी पूछा कि आखिर कांग्रेस परिवारवाद से बाहर कब निकलेगी। तो काशी में पीएम मोदी से न्यूज 18 ने खास बातचीत की, जहां पर पीएम मोदी ने एक और जहां अपनी उपलब्धियां गिनाई, उन्होंने कहा कि वो देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष पर करारा हमला भी किया। तो पीएम मोदी से जब सवाल पूछा गया कि आपको सच में तकलीफ नहीं होती कि जब विपक्ष आपको इतना कोसता है, इस पर पीएम मोदी ने हंसते हुए कहा, निंदक नियरे राखिए, उनकी गालियों से ही मोदी बड़ा बना है। सुनिए। मतलब आपको सच में तकलीफ नहीं होती? आप वाहिद ऐसे शख्स हैं पॉलिटिकली जिसको इतना कोसा गया है, और ये अतिशयोक्ति नहीं है जब मैं आपसे कह रही हूँ। मतलब आप किसी भी पर्सनालिटी को सोचिए तो उसको विपक्ष की तरफ से ऐसे नहीं कोसा गया जैसे आपको कोसा गया है। हमारे शास्त्रों में कहा है कि निंदक नियरे राखिए, और मैं ये साफ मानता हूं अगर इतने आलोचक न होते, टीवी मीडिया का वो जमाने में थोड़ा कम था, लेकिन जो भी बैठे थे वो एक विचारधारा से प्रेरित लोग थे, वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने सोचा कि इस आदमी को गालियां दे दे करके हम इस पूरे एक इंस्टीट्यूट को और पूरे एक विचार प्रवाह को ही तबाह कर देंगे। ये भूल गए कि उन्होंने ऐसा करके मुझे बहुत बड़ा बना दिया, वरना मुझे कौन जानता था ये गालियों देने के कारण था। और इसलिए मैं आपको आश्चर्य, मैं गुजरात में पब्लिक मीटिंग करता था ना, हाँ। तो मैं पूछता था कि कोई काले झंडे वाला आया है कि नहीं आया है तो फिर वो मेरे सामने, मैंने कहा भाई 2-4 काले झंडे वाले लाइए, तभी तो कल अखबार में आएगा कि मोदी जी ने इतना बड़ा कार्यक्रम किया। मैंने कहा एक लाइन नहीं छपेगी, 2-4 काले झंडे वाले रखो भाई, क्योंकि मेरा पॉजिटिव प्रचार संभव ही नहीं है। तो मैंने कहा कोई नेगेटिव वाला आ जाएगा तो कम से कम ये खबर आएगी कि मैं मोदी उस गांव में वो कार्यक्रम कर रहा था, क्या कर रहा था वो भी नहीं आएगा, तो फिर कोई सोचेगा। तो काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से न्यूज 18 ने खास बातचीत की, जहां पर उन्होंने कहा कि विपक्ष के कोसने से फर्क नहीं पड़ता, गालियों से ही मैं बड़ा बना हूं। शास्त्रों में कहा निंदक नियरे राखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो उनकी निंदा करते हैं उन्हें वो अपने पास रखते हैं। साथ ही ये भी कहा कि गालियां देकर मोदी को और बड़ा बना दिया गया। हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं मोदी जी, न्यूज 18 इंडिया का वो कार्यक्रम है मोदी वतन मुसलमान। हम ज्यादातर उन जगहों पर जाते हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता भारी संख्या में है। पहले आलम अलग था और आज की तारीख में मैं आपको पूरी गंभीरता से और संजीदगी से कह सकती हूं कि ऐसे ऐसे मुसलमान आगे आते हैं जो आपके लिए जान दे सकते हैं। और एक उनका वाक्य है
ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है, बड़ा जोर शोर से ऐसे करते हुए नजर आते हैं। बावजूद उसके आप उस धारणा को तोड़ने में क्या नाकामयाब रहे हैं कि मोदी मुसलमानों का नहीं है? पहली बात यह है कि ये मुद्दा मुसलमान का नहीं है। इंडिविजुअल मुसलमान कितना ही मोदी के साथ होगा, लेकिन एक निश्चित विचार प्रवाह है जो उनको आदेश करता है कि आप ये करो या आप वो करो, उसके आधार पर वो निर्णय करते हैं। जहां तक मोदी का सवाल है, क्योंकि मैं स्कूल में, एक तो मेरा जो घर है ना, मेरे अगल बगल में सारे मुस्लिम परिवार हैं, तो हमारे घर में ईद भी मनती थी, हमारे घर में और भी त्योहार होते थे। मेरे घर में ईद के दिन खुद का खाना नहीं पकता था, सारे मुस्लिम परिवारों से मेरे यहाँ खाना आ जाता था, क्योंकि मेरे परिवार, हम रहते वहीं हैं, मेरा घर वहीं है, मेरे यानी 5 कदम के बाद मुस्लिम परिवार है। जब मुहर्रम निकलता था तो हमारा कंपल्सरी होता था कि उससे नीचे से निकलो, जैसे परिक्रमा करते हैं ना मंदिरों में, ताजिए के नीचे। हाँ, तो ताजिए के नीचे से निकलो, हमें सिखाया जाता था। तो मैं उस दुनिया से पला बढ़ा। आज भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन मैं इसका मार्केटिंग नहीं करता हूँ। क्यों? मेरा पहले से मंत्र रहा है सबका साथ सबका विकास। मैं वोट बैंक के लिए काम नहीं करता हूँ, और जो गलत है वो सब मैं गलत कह के रहूंगा। स्टेज पर आपने मुसलमानों का जब जिक्र किया तो घुसपैठिया, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला, इसकी क्या जरूरत आनी पड़ी थी? मैं हैरान हूँ जी, ये किसने आपको कहा कि जब ज्यादा बच्चों की बात होती है तो सिर्फ मुसलमान का नाम जोड़ देते हैं? क्यों मुसलमान के साथ अन्याय करते हैं आप? हमारे यहाँ गरीब परिवारों में भी ये हाल है जी, उनके बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। किसी भी समाज के हो, गरीबी जहाँ है वहाँ बच्चे भी ज्यादा है। तो आप कह रहे हैं मुसलमान अलग था, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला अलग था? मैंने न हिंदू कहा है न मुसलमान कहा है। मैंने कहा कि भाई आप उतने बच्चे हो जिसका आप लालन पालन कर सको, सरकार को करना पड़े ऐसी स्थिति मत करो। इस बार मुसलमान आपको वोट देगा? आपको उनके वोट की चाहत है? मैं ये मानता हूं कि मेरे देश के लोग मुझे वोट देंगे। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा, और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। ये मेरा संकल्प है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब सवाल पूछा गया कि 400 पार अगर मोदी लाएंगे तो विपक्ष क्या करेगा, इस पर उन्होंने कहा कि वो इसीलिए ही मेहनत करते हैं ताकि विपक्ष मजबूत बने। सुनिए। कहा जाता है कि 400 पार अगर मोदी ले आएगा तो फिर विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष एक मजबूत स्थिति में होगा तभी तो लोकतंत्र चल पाएगा। आप क्यों चाहते हैं कि सब आप ही के पास आ जाए? मैं चाहता हूं कि विपक्ष मजबूत बने, मैं इसी के लिए मेहनत कर रहा हूं। लेकिन मजबूती का मतलब ये नहीं कि हाउस न चलने दे, हुड़दंग करे, अनडेमोक्रेटिक वे में काम करे। भारत का दुर्भाग्य है कि पिछले 10 साल ये लोग पूरी तरह विपक्ष के रूप में भी फेल गए। उनके खाते में विपक्ष के नाते काम किया एक काम नहीं है। जो लोग विपक्ष में फेल गए वो शासन में कैसे सफल हो सकते हैं? और भारत में मजबूत लोकतंत्र की बहुत आवश्यकता है, मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है। और इसलिए शरद पवार ने एक अच्छा सुझाव दिया है और मैं उसका स्वागत करता हूं। उन्होंने सुझाव दिया है कि सभी छोटी पार्टियों ने कांग्रेस में मर्ज कर देना चाहिए। कांग्रेस में मर्ज करना नहीं करना, कहां करना, वो मेरा विषय नहीं है। लेकिन इसका अर्थ मैं ये निकालता हूं, अगर ये मर्ज हो जाते हैं, क्योंकि उनको चिंता ये है कि इस चुनाव में मान्य विपक्ष संभव नहीं होगा, इतने सीटें भी नहीं आएगी कोई रिकॉग्नाइज अपोजिशन बने, और इसलिए अगर मर्जर कर देंगे तो नंबर थोड़ा हो जाएगा, तो हम मान्य विपक्ष बनेंगे। दूसरा, आपको आश्चर्य होगा, मैंने कानून में परिवर्तन किया। हमारे यहाँ बहुत सी योजना ऐसी है, बहुत सी कमेटियाँ ऐसी है जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन बैठ सकता है और बड़े महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं। तो मैंने कानूनी परिवर्तन किया कि भाई लीडर ऑफ अपोजिशन है ही नहीं, क्योंकि 2014 से 19 तो उनके पास सीटें नहीं थी। मैंने कहा लार्जेस्ट पार्टी का लीडर उसको बिठाओ। मैं इतना डेमोक्रेट हूँ, वरना मैं नहीं बिठाता, मुझे कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने किया है।
जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा गया कि आप थकते क्यों नहीं, तो वो मुस्कुराकर कहने लगे, मुझे परमात्मा से ऊर्जा मिली है। मुझे पक्का यकीन है कि ईश्वर ने मुझे भेजा है, इसीलिए उसका काम करने में थकान नहीं होती। 5 साल पहले मैंने आपसे कहा था आप थकते क्यों नहीं हैं। आज 5 साल बीत जाने के बाद आप ज्यादा एनर्जेटिक मुझे लग रहे हैं, ज्यादा आपने रैलियां की है, ज्यादा आप काम कर रहे हैं। आप वाकई थकते क्यों नहीं हैं? पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद इन सारे अनुभवों को मैं जोड़ करके देखता हूँ तो मैं कन्विंस हो चुका हूँ। गलत हो सकता हूँ, लोग लेफ्टिस्ट लोग तो मेरे धज्जियां उड़ा देंगे, मेरे बाल नोच लेंगे। मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। ये ऊर्जा ईश्वर ने मुझसे कुछ काम लेना है, इसलिए मुझे विधा भी दी है, इसलिए मुझे सामर्थ्य भी दिया है, इसलिए मुझे नेक दिली भी दी है और प्रेरणा भी वही दे रहा है, पुरुषार्थ करने का सामर्थ्य भी दे रहा है। और मैं कुछ नहीं हूं, एक इंस्ट्रूमेंट हूं जो ईश्वर ने मेरे रूप में मुझसे लेना तय किया है। और इसलिए मैं जब भी कुछ करता हूं तो मैं मानता हूं शायद ईश्वर मुझसे करवाना चाहता है। क्या परिणाम होगा चिंता छोड़ो, मैं सिर्फ ईश्वर को समर्पित हूं। दूसरा, लेकिन उस ईश्वर को मैं देख नहीं सकता हूं, तो मैं भी एक पुजारी हूं, मैं भी एक भक्त हूं। तो मैंने 140 करोड़ देशवासियों को ईश्वर का रूप मान करके चलता हूं, वही मेरे भगवान है। और वो करेंगे चूरू से मिल रही बड़ी खबर का। चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। गांव काकलासर में 2 नाबालिग लड़कियों का रेस्क्यू किया गया। हनुमानगढ़ जिले की 2 लड़कियों की तस्करी की जा रही थी और इस दौरान टीम की ओर से कार्रवाई करते हुए उनका रेस्क्यू किया गया है। विमला सहित 5 लोगों का गिरोह बच्चियों को बेचने के फिराक में था। हनुमानगढ़ के भट्टा कॉलोनी की दोनों सगी नाबालिग बहन बताई जा रही हैं। बहनों ने दवाई के बहाने मेडिकल स्टोर मालिक से मदद की गुहार लगाई। मेडिकल स्टोर संचालक ने चाइल्ड लाइन को इसकी सूचना दी। पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी फरार हो गए। रात के अंधेरे में मानव तस्करी का काला खेल किया जाना था, लेकिन उससे पहले पर्दाफाश करते हुए दोनों बच्चियों को बचा लिया गया। और नीमका थाना शहर से खबर है, जहां पर स्कॉर्पियो पर दिन दहाड़े फायरिंग से इलाके में हड़कंप मच गया। बदमाश फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। गाड़ी पर कई जगह गोली लगने के निशान है। गनीमत रही कि इस गोलीबारी में कोई हताहत नहीं हुआ। शुरुआती जांच में प्रॉपर्टी विवाद के चलते फायरिंग की घटना बताई जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रशांत सैनी अपनी गाड़ी से जा रहा था और इसी दौरान जीप सवार कुलदीप मीना और उसके साथियों ने पहले गाड़ी में टक्कर मारकर उसे रोकने की कोशिश की। जब उसने गाड़ी नहीं रोकी तो गाड़ी पर गोलियां चला दी। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। बता दें कि कुछ समय पहले कुलदीप मीना और उसके साथियों से जमीन खरीदी गई और फायरिंग की वारदात गावडी मोड़ पर हुई है। प्रदीप सैनी ने कुलदीप मीना नामक व्यक्ति से के मार्फत कोई लैंड ली थी जो बाईपास पर है। उसमें जिला घोषणा के बाद में उसकी रेट बढ़ गई। इस बात को लेकर के कि करारनामा वापस कराया जाए या पैसे वापस दिए जाएं, इस बात को लेकर प्रदीप सैनी की कुलदीप मीना से विवाद चल रहा था। इस विवाद के चलते जो है उसने इस पर आज फायरिंग की है। घटना की सूचना कुछ समय लेट पहुंची, इस कारण से मुलजिम अभी गिरफ्त से बाहर है। और खबर झुंझुनू से, जहां उदयपुर वाटी के दीपपुरा गांव में बदमाशों ने ज्वेलरी व्यापारी का अपहरण कर लिया। इसके बाद बदमाशों ने लूट की वारदात को भी अंजाम दिया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश में जुट गई। बताया जा रहा है कि ज्वेलरी व्यापारी संतोष सोनी दुकान बंद कर घर लौट रहा था और इसी दौरान उसके साथ 7 लाख रुपए की नकदी और 200 ग्राम वजन सोने के जेवरात और 8 किलो चांदी के जेवरात थे। बदमाशों ने व्यापारी की बाइक को टक्कर मारी। इसके बाद हथियारबंद बदमाशों ने उसे गाड़ी में बैठा लिया। उसके साथ जो तमाम जेवरात और कैश थे उसे लूट लिया और व्यापारी की बुरी तरह पिटाई भी की, जिससे वो बेहोश हो गया और बदमाश उसे सड़क पर फेंक कर चले गए। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी मिला जिसमें बदमाश एक बोलेरो गाड़ी में इलाके की रेकी करते हुए दिखाई दिए।
और अब खबर चूरू से है, जहां सरदार शहर पुलिस ने मेगा हाईवे पर कार्रवाई करते हुए एक कंटेनर से 3 करोड़ का अवैध डोडा पोस्त जब्त किया। पुलिस ने मेगा हाईवे पर मलासर टोल नाके के पास नाकेबंदी के दौरान इस कार्रवाई को अंजाम दिया। साथ ही पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। पुलिस जानकारी के अनुसार डोडा पोस्त जयपुर से हरियाणा की ओर लाया जा रहा था। और सरदारशहर थाना टीम के द्वारा रतनगढ़ जयपुर रोड पे मालासर टोल पे एक कंटेनर को बरामद किया गया है। उसमें से कुल 1260 किलोग्राम डोडा पोस्त सरदारशहर थाना टीम के द्वारा जब्त किया गया है और हिसार हरियाणी निवासी एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया है। अवैध डोडा पोस्त की कुल कीमत लगभग 2.5 करोड़ आंकी जा रही है और लगातार सरदारशहर थाना टीम की अवैध तस्करों के खिलाफ, नशेरियों के खिलाफ ये लगातार 10वीं कार्रवाई की गई। तो वहीं चित्तौड़गढ़ शहर में बूंदी बाईपास के पास एक नाला लंबे वक्त से खुला पड़ा है, जिससे नाले का पानी सड़क पर बह रहा है। नाराज नाडोलिया बस्ती के लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। इससे मुख्य सड़क के दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई। तो वहीं नाला खोला होने से गोवंश गिर रहे हैं। जेसीबी की मदद से गोवंश को बाहर निकाला गया। लोगों का कहना है कि आए दिन यहाँ पर नाले में गोवंश गिर रहे हैं, लेकिन अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। तो वहीं भीलवाड़ा के करेड़ा में मेडिकल व्यापारी के साथ हुई लूट और डकैती से मेडिकल व्यापारियों में आक्रोश है। व्यापारियों ने दुकानें बंद कर सूचना केंद्र चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं उन्होंने जिला कलेक्टर नमित मेहता को 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। भीलवाड़ा जिला केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन व्यास का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी। भीलवाड़ा केमिस्ट संस्थान की तरफ से आज कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन देने जा रहे हैं। उसमें 5 सूत्रीय हमारी विशेष मांगे हैं, जिनके लिए ज्ञापन दिया जा रहा है। पहली में करेड़ा क्षेत्र में हुई हमारे व्यापारी के साथ लूट है, जिसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया। और अब बात बारां की कर लेते हैं, जहां पर बाजारों में लहसुन की मांग बरकरार है। बीते कुछ वर्षों से जहां लहसुन उत्पादन किसानों को भाव न मिलने से लगातार घाटा सहना पड़ रहा था, तो वहीं इस साल लहसुन की बढ़ी कीमतों से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। आपको बता दें कि मंडी में लगभग हर रोज 10,000 कट्टे लहसुन की आवक हो रही है, जिसमें हल्की क्वालिटी का भाव 6,000 रुपए क्विंटल है। वहीं बेहतरीन क्वालिटी का लहसुन 23,000 रुपए क्विंटल तक बिक रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए म्हारो राजस्थान। नमस्कार।